So our next chapter is chapter 6, reduction of general equation of second degree. So आपको पता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई जेड इज़ गिवन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई, यहाँ पे 2g जेड एक्स मिसिंग है, प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0. This is called general equation of second degree in x y z. So now remember this equation can be written as, इस पूरी equation को हम कैपिटल f of x y z से डिनोट करते हैं अगर, तो इसमें जो होमोजीनियस टर्म्स हैं ऑफ डिग्री 2, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g zx प्लस 2h(xy), दीज आर ऑल टर्म्स ऑफ डिग्री 2. तो आप देख रहे हो इसको स्मॉल f ऑफ एक्स वाई जेड से डिनोट कर दिया. तो अगर आप इसको स्मॉल f ऑफ एक्स वाई जेड से डिनोट करोगे तो ये पूरी इक्वेशन जिसको हमने कैपिटल f ऑफ एक्स वाई जेड से लिखा है कैन बी रिटन एज स्मॉल f ऑफ एक्स वाई जेड प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0. So the general equation contains 9 independent constants. Then जब आप पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x निकालोगे तो आप पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको आते हैं फाइंड करने. जब आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे तो यू विल टेक y एंड z एज कांस्टेंट, सो दैट यू विल गेट 2ax प्लस 2gz यहाँ से प्लस 2hy यहाँ से प्लस 2u. तो ये 2 इन्होंने थ्रू आउट कॉमन ले लिया. सिमिलरली जब आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 2by प्लस 2fz प्लस 2hx प्लस 2v एंड ऐसे ही कर ली कैपिटल f बाई कर ली z आ जाएगा. फिर इन्होंने स्मॉल f ऑफ एक्स वाई जेड का पार्शियल डेरिवेटिव यानी कि इसके डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड लिए हैं. तो ये आ गए. सो अब इसमें आगे चलो पढ़ते हैं. आर्टिकल 2 क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ कॉनिकॉइड. तो अब आपको पता लगे कॉनिकॉइड की इक्वेशन हम f ऑफ एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन. तो आप क्या करोगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं हम ले लेते हैं लाइन की इक्वेशन इज़ इक्वल टू r से. तो यहाँ से एक्स वाई जेड की आपके पास जो भी वैल्यूज़ आएंगी, दिस इज़ एनी पॉइंट ऑन द लाइन बन जाती है इन टर्म्स ऑफ r. इस पॉइंट को आप कैपिटल f ऑफ एक्स वाई जेड में पुट कर दोगे. सो उससे आपके पास ये इक्वेशन आ गई पूरी. तो इसको इन्होंने कंपेयर किया है इससे, यहाँ पे जो हमने स्मॉल f ऑफ एक्स वाई जेड लिया था. तो ये बोल रहे हैं कि आर स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आया वो क्या आया है कि अगर हम f ऑफ एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड की जगह lmn पुट कर देते, सो दिस इज़ कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर. सिमिलरली r इंटू ये l के साथ जो टर्म है ये है, अगर मैं ये जो पार्शियल डेरिवेटिव लिया था मैंने कर ली f बाई कर ली x, इसमें एक्स वाई जेड की जगह अगर मैं अल्फ़ा कर देती, ये देखो ओके, a अल्फ़ा प्लस h बीटा प्लस g गामा, ये कर ली f बाई कर ली x था ना. इसमें अगर आप एक्स वाई जेड की जगह अल्फ़ा बीटा और गामा पुट कर दो तो उसको उन्होंने कर ली f बाई कर ली अल्फ़ा लिख दिया प्लस m टाइम्स कर ली f बाई कर ली बीटा, यानी कि कर ली f बाई कर ली y में जब आप एक्स वाई जेड की जगह अल्फ़ा बीटा गामा लिखोगे. एंड यहाँ पे n का जो कोफिशिएंट है ये कर ली f बाई कर ली z में जब आप एक्स वाई जेड की जगह अल्फ़ा बीटा गामा लिखोगे. तो ये टर्म आ गई प्लस f ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा इज़ इक्वल टू 0. सो इट इज़ क्वाड्रेटिक इन R. सो लाइन नंबर 1 मीट्स द सरफेस नंबर 2 इन 2 पॉइंट्स से P and Q, and measures of AP and AQ are the roots of the equation number 3. सो ये लाइन समझ आई आपको? मेजर्स ऑफ AP and AQ. इस लाइन का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि सपोज़ करो आपके पास कोई इलिप्सॉइड है, ठीक है, एंड ये 3 डिमेंशनल इलिप्सॉइड है. इसमें ये आपने एक लाइन ली. तो सपोज़ करो आपके पास यहाँ पे था पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा. अब आपने इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला इस इलिप्सॉइड के साथ,
तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए P एंड Q, और ये जो पॉइंट था अल्फ़ा बीटा गामा, इसको हम ले रहे हैं कैपिटल A। जब ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आपने इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी थी x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा की टर्म्स में इज़ इक्वल टू R से, तो ये जो R होता है ये आपको डिस्टेंस देता है, ठीक है। मतलब ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इन R है तो इसकी दो वैल्यूज़ आएंगी R1 एंड R2, तो इसमें से जो AP डिस्टेंस होगा वो R1 और AQ डिस्टेंस R2 और वाइस वर्सा। कहने का मतलब ये कि R की जो दो रूट्स हैं R1 R2 से, उसमें से एक रूट विल बी गिविंग यू द डिस्टेंस AP एंड द सेकेंड रूट विल बी गिविंग यू द डिस्टेंस AQ। सो मैंने आपको ये बताया था, जब आप जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन लेते हो तो आप जिस पॉइंट की हेल्प से लाइन की इक्वेशन निकालते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने कैपिटल A अल्फ़ा बीटा गामा की हेल्प से लाइन की इक्वेशन निकाली है, तो R की जिस वैल्यू के लिए आपको वो पॉइंट मिलता है, जैसे कि यहाँ से R की दो रूट्स आएंगी, तो R1 वैल्यू जब आपने यहाँ पे डाली, R1 जो भी आपका आया, तो यहाँ पे डाल के आपको सपोज़ करो P पॉइंट मिल गया, तो जो वो R1 है दैट इज़ गिविंग यू द डिस्टेंस AP। R2 वैल्यू यहाँ पे डालने से अगर आपको Q पॉइंट मिला है, दैट मीन्स AQ डिस्टेंस इज़ गिवन बाय R2। सो ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी दोबारा समझाया था, एंड सिंस दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू शुड रिमेंबर दिस, सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू अगेन। सो they are saying line 1 meets the surface in 2 points say P and Q and measures of AP and AQ are the roots of equation number 3. In particular, all the straight lines lying in any particular plane cut the surface in 2 points. Because every plane section of a surface of second degree is a conic. Now article 3 है locus of chords bisected at a given point. So locus of chords bisected at a given point हम कैसे फाइंड करेंगे? इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये इलिप्सॉइड है एंड दिस इज़ अ कोड विच इज़ बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट से अल्फ़ा बीटा गामा, तो बहुत सारी कोड्स हो सकती है ना विच आर बाइसेक्टेड एट द सेम पॉइंट इलिप्सॉइड में। सो हमें उन सब कोड्स का लोकस फाइंड करना है विच आर बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट। सो हमने ले लिया लेट अल्फा बीटा गामा विद द मिडल पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ द कॉनिकॉइड f of x y z equal to 0. So equation of codes are given by x minus alpha equal to y minus over l equal to y minus beta over m is equal to z minus gamma over n is equal to r से। सो यहाँ से आप जनरल एनी पॉइंट ऑन द लाइन जैसे यहाँ लिखा था वो लिखोगे और आप f of x y z में पुट करोगे। सो ये सारा पार्ट इन्होंने यहाँ पे, ये वाला जो सारा पार्ट था, ये सारा पार्ट इन्होंने स्किप कर दिया है, यहाँ पे आपने यहाँ करके दिखाना है। सो इस पार्ट का जो लास्ट पॉइंट आया था वो डायरेक्टली लिख रहे हैं, नाउ द कोड मीट्स द कॉनिकॉइड वेयर दिस इज़ द इक्वेशन। अब यहाँ पे बिकॉज अल्फ़ा बीटा गामा इज़ द मिडिल पॉइंट, सो मैं ये लेके चली हूँ कि ये कॉनिकॉइड था और अल्फ़ा बीटा गामा क्योंकि इस कोड का मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास कैपिटल ए है और ये पी और क्यू पॉइंट्स हैं। अब अगर ए पी डिस्टेंस R1 है तो ए क्यू डिस्टेंस विल बी माइनस R1 बिकॉज these two points are on the opposite side but they are at equal distance because A is the midpoint of PQ. So that means इस R की जो roots आनी है they are equal in magnitude but opposite in direction. So that means sum of the two roots will be 0. अब आप सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते थे? कोफिशिएंट ऑफ R डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ R स्क्वायर। इसका मतलब अगर सम ऑफ रूट्स 0 है तो कोफिशिएंट ऑफ R शुड बी 0। तो यहाँ से मेरे पास आ गया L करली F बाई करली अल्फ़ा प्लस M करली F बाई करली बीटा प्लस N करली F बाई करली गामा इज इक्वल टू 0। सो क्योंकि एलिमेंट मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं था, सो एलिमिनेटिंग एलिमेंट बिटवीन नंबर 1 एंड नंबर 3। सो ये देखो इक्वेशन नंबर 1 दिख रही है आपको, इक्वेशन ऑफ कोड ली हुई है
एंड इक्वेशन नंबर 3। इनमें से LMN कैसे एलिमिनेट करते हैं हम? देखो यहाँ से L की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से L की वैल्यू x माइनस अल्फ़ा ओवर R, M की वैल्यू y माइनस बीटा ओवर R, N की वैल्यू z माइनस गामा ओवर R लेके आप जब नंबर 3 में पुट करोगे तो R जो है थ्रू आउट डिनोमिनेटर में कॉमन आके राइट हैंड साइड पे जाएगा और 0 हो जाएगा। सो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन ऑफ सेक्शन ऑफ कॉनिक्वाइड हुज सेंटर इज अल्फ़ा बीटा गामा। सो प्लेन ऑफ सेक्शन का मतलब क्या है कि ये जो एलिमिनेट करने के बाद आपके पास ये जो इक्वेशन आ रही है ये लीनियर डिग्री इक्वेशन है एक्स वाई जेड में। सो लीनियर डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड इन 3D रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। तो आप अपने आप इमेजिन करो कि आपने एक इलिप्सॉइड लिया, या स्फीयर इमेजिन करना बहुत इजी है, एक स्फीयर इमेजिन करो आप। उसके अंदर चलो सबसे इजी पार्ट ये है कि हम सेंटर ऑफ द स्फीयर ही ले लेते हैं। तो वो सारी कोड्स विच आर बाइसेक्टेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर का जब आप लोकस लोगे तो यू आर गेटिंग अ प्लेन। सो ये बन गया प्लेन ऑफ सेक्शन ऑफ द कॉनिक्वाइड, और उस प्लेन का भी जो सेंटर होगा वो अल्फ़ा बीटा गामा ही होगा। अब डायमीट्रल प्लेन आ गया। डायमीट्रल प्लेन क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था पैराबोला के केस में हम करते हैं, अगर पैरेलल कोड्स लेते थे तो पॉइंट लोकस ऑफ देयर मिड पॉइंट्स गिव यू द डायमीटर। सो 3D में अगर आप पैराबोलाइड लोगे और बहुत सारी कोड्स लोगे तो उन सब का जब मिड पॉइंट का लोकस लोगे तो यू विल गेट अ डायमीट्रल प्लेन। सो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ऑल कोड्स पैरेलल टू अ फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायमीट्रल प्लेन ऑफ द लाइन। अब डायमीट्रल प्लेन की इक्वेशन कैसे आएगी? डायमीट्रल प्लेन इज नथिंग but bisects the chords parallel to this. तो वही सारा कुछ हो गया। लेट अल्फा बीटा गामा बी द मिडिल पॉइंट ऑफ द कोड, देन दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कोड पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा, एंड सिंस दिस लाइन इज पैरेलल टू LMN, तो LMN अब हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो जैसे कि आर्टिकल 3 में हमें LMN एलिमिनेट करने पड़े थे क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन नहीं थे। अब 5th आर्टिकल में हमें LMN क्वेश्चन में गिवन है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द code with middle point alpha beta gamma and parallel to the line this, so having direction ratios LMN. now ये कॉनिक्वाइड है तो हमारे पास आ गया ये क्या आया? ये देखो एक मिनट, ये हमने कैसे निकालना था? इसी में से हमने LMN को एलिमिनेट किया था ना इसकी हेल्प से, तो ये इक्वेशन आ गई थी। तो जैसे पीछे किया था, पीछे क्या किया था, सॉरी, कि ये जो कोड है ये कॉनिक्वाइड को मीट करती है तो ये आ जाता है, फिर क्योंकि सम ऑफ रूट्स 0 था तो ये आ जाएगा। ठीक है। सो इसमें भी अब क्योंकि हमने अल्फ़ा बीटा गामा मिड पॉइंट लिया तो ये आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है? LMN एलिमिनेट नहीं करना, बल्कि मुझे अल्फ़ा बीटा गामा का लोकस लेना है। सो इस स्टेप के बाद वी आर टेकिंग लोकस ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा। सो अल्फ़ा बीटा गामा का लोकस लेने से ये आ गया आपके पास। सो आप कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स, कर्ली एफ बाई कर्ली वाई और कर्ली एफ बाई कर्ली जेड की वैल्यूज़ पुट करोगे। ये पीछे अभी हमने फाइंड की थी। सो वो वैल्यूज़ पुट करने से फाइनली दिस इज़ व्हाट यू आर गेटिंग। So which is the required equation of diametral plane for the given direction. ठीक है। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 6, प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल डायरेक्शन। सो प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है? मैंने आपको बताया था, इफ़ द डायमीट्रल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द कोड्स बाइसेक्टेड बाय द प्लेन। देखो जब हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं, एक तो मैंने ऐसे सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड्स लिया। अब इन सब का जो मिड पॉइंट है वो ये ऐसे बनेगा मिड पॉइंट। तो आपके पास ये एक्चुअली ठीक से नहीं बन रही है, इस तरह से डायमीटर आ जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं सिस्टम ऑफ कोड्स ऐसे ना लेके ऐसे लेती हूँ,
अब इस केस में ये आपका डायमीटर आएगा। सो जो डायमीटर है वो इस केस में परपेंडिकुलर है कोड्स के, एंड क्लियरली आप देख सकते हो दैट इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। सो सेम, if diametral plane is perpendicular to the chords bisected by it, then that plane becomes the principal plane and principal directions. So a diametral plane which is perpendicular to the chords it bisects is called a principal plane, and the corresponding directions element of the chords is called the principal direction. So अब हम principal plane कैसे find करेंगे? This is the given conicoid. Diametral plane bisecting chords parallel to this is given by this. ये कैसे आया? ये अभी हमने यहाँ पे जो डिराइव किया था उसी को इन्होंने डायरेक्टली ये वाला आर्टिकल पूरा यूज़ करके सीधा रिजल्ट लिख दिया। अब देखो ये जो डायमीट्रल प्लेन है इट वॉज बाइसेक्टिंग द कोड्स पैरेलल टू द लाइन x बाई एल, y बाई एम, z बाई एन। इसका मतलब ये जो पैरेलल कोड्स हैं इनकी डायरेक्शन रेशोज एल एम एन थी, और ये जो डायमीट्रल प्लेन आया है इसमें जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द प्लेन। तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शन रेशोज हैं दे आर ऑल्सो एक्चुअली पैरेलल टू एल एम एन ओनली। नाउ इफ़ दे आर द लाइन्स पैरेलल टू द लाइन विद एल एम एन, तो यानी कि रेशो जो है वो सेम होनी चाहिए। So number 3 will be principal plane if number 3 is perpendicular to number 2, that is normal to the plane 3 is parallel to line 2. So condition for which is two direction ratios should be in the same ratio. So ये ratios जो हैं वो same होनी चाहिए, is equal to lambda से। So is equal to lambda से करने से इसको आप इससे is equal to lambda करोगे पहली इक्वेशन आ जाएगी, इसको lambda से इक्वेट करोगे सेकेंड, और इसको करोगे तो थर्ड। अब इसमें अगर हम एल एम एन को एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट बन जाता है। नाउ दिस डिस्क्रिमिनेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट याद रखना बहुत इजी है। हमने पहले आपने एक डिस्क्रिमिनेंट किया ना जिसमें हम लिखते हैं ए बी सी एफ जी एच जी एफ। सो ये देखो ये सेम है, सिर्फ ए के साथ ए माइनस लैम्डा, बी माइनस लैम्डा और सी माइनस लैम्डा आ गया, बाकी सारा कुछ सेम है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट हमने याद रखना है। सो एलिमिनेटिंग एलिमेंट बिटवीन दीज इक्वेशंस वी गेट दिस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाती है लैम्डा में। द क्यूबिक इन नंबर 8 इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब। अब आगे अगर आप देखोगे ये हमने प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल डायरेक्शंस भी फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन ऑफ द कॉनिकॉइड्स कर रहे थे हम आर्टिकल 7। सो यहाँ से ये डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब आ गया। दिस इक्वेशन हैज़ 3 रूट्स टू ईच ऑफ विच कॉरिस्पॉन्ड्स एटलीस्ट वन प्रिंसिपल डायरेक्शन एल एम एन ऑब्टेन्ड ऑन सॉल्विंग एनी 2 ऑफ इक्वेशंस इन नंबर 5। तो देखो होता क्या है, ये जो लैम्डा की क्यूबिक इक्वेशन आई है तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो लैम्डा की 3 रूट्स आएंगी, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। आपने क्या करना है, ये जो 5th इक्वेशन है 3 इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करनी है, इनमें से कोई भी 2 इक्वेशंस ले लो और उसमें लैम्डा की जो 3 रूट्स हैं उनको टर्न बाय टर्न यूज़ करो। मतलब आपने एक बार लैम्डा की जगह लैम्डा 1 लिया और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, तो एल ओवर एम ओवर एन ओवर करोगे तो आपको एक सेट ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्शंस मिल जाएगा। फिर आप लैम्डा 2 पुट करके फिर से सॉल्व करोगे और फिर लैम्डा 3 पुट करके फिर से सॉल्व करोगे, तो यू विल गेट 3 सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन रेशोज ऑफ द विच विल बी रिप्रेजेंटिंग द 3 प्रिंसिपल डायरेक्शंस। सो वही उन्होंने बोला है, द इक्वेशन हैज़ 3 रूट्स टू ईच ऑफ विच कॉरिस्पॉन्ड्स एटलीस्ट वन प्रिंसिपल डायरेक्शन एल एम एन obtained on solving any 2 of the equations in number 5. Substituting the set of values for LMN in number 3, तो ये जो नंबर 3 था हमारे पास, नंबर 3 में देखो जब आप इक्वेशन नंबर 5 यूज़ करोगे, इक्वेशन नंबर 5 में अगर आप देखो तो ए एल प्लस एच एम प्लस जी एन इज़ इक्वल टू लैम्डा एल आ जाएगा, तो यानी कि इसकी जगह लैम्डा एल आ गया। सिमिलरली सेकंड वाली इक्वेशन में एच एल प्लस बी एम प्लस एफ एन इक्वल टू लैम्डा एम, तो इसकी जगह लैम्डा एम, ऐसे इसकी जगह लैम्डा एन। सो इक्वेशन नंबर 3 जो आपकी वो ये बन जाती है।
Hence, number 9 gives the equation of the three principal planes of the conicoid corresponding to the three values of lambda and the corresponding values of L, M, N. तो आपने देखा, देखो ये डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब है, यहाँ से लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1 यूज़ करके आप इनको सॉल्व करोगे तो एक सेट ऑफ LMN आएगा और यहाँ पे वो पुट करोगे तो कॉरेस्पॉन्डिंगली प्रिंसिपल प्लेन आ जाएगा। फिर लैम्डा इज़ इक्वल टू लैम्डा 2 के लिए सेकंड सेट ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्शन और वो यहाँ पुट करेंगे तो सेकंड प्रिंसिपल प्लेन। ऐसे ही लैम्डा 3 से थर्ड प्रिंसिपल प्लेन। देखो जब आप सिंपल इलिप्सॉइड लेते हो अगर विद ओरिजिन एट सेंटर, तब भी आपके पास XY प्लेन, YZ प्लेन एंड ZX प्लेन। XY प्लेन मीन्स Z0, YZ प्लेन मीन्स X0 एंड ZX प्लेन मीन्स Y0। तो ये जो है तीन प्रिंसिपल प्लेन्स हैं एंड इनके कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री प्रिंसिपल डायरेक्शंस आ जाएंगी, आपके पास आ जाती हैं। सो वही हमें यहाँ से मिलेगी। इसके बाद आप देख रहे हो आर्टिकल 8 है, शो दैट द इक्वेशन of the quadric can be reduced to this form. So article 8, then article 9, then article 10, 11, 12, ये article 12 आ गया यहाँ पे, ये देखो। then article 12 चलता जा रहा है ये अभी पूरा and ये आर्टिकल 12 यहाँ से शुरू हुआ था। डिस्कस द नेचर ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉनिकॉइड, इसके डिफरेंट केसेस आपको दिख रहे हैं एंड देन ये आर्टिकल 13 शुरू हो गया। सो व्हाट आई वांट टू से इज़ कि ये सारी थ्योरी है, अगर आपको समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो अगर आप पढ़ो, जैसे जैसे इनको पढ़ते रहोगे तो आपको समझ आती रहेगी। इफ़ यू वांट मी टू डिस्कस ऑल दिस थ्योरी तो आई कैन डिस्कस इट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारा कुछ स्किप करके मैं आ रही हूँ सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग एग्ज़ाम्पल नंबर 2। सो एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में आपके साथ क्यों डिस्कस कर रही हूँ सारी थ्योरी छोड़ के। लेट अस डिस्कस एग्ज़ाम्पल 2 नहीं करते, पहले एग्ज़ाम्पल 1 नहीं करते। लेट अस डिस्कस एग्ज़ाम्पल नंबर 1 ओनली, कि आपको ये पता लगेगा यहाँ पे कि वो सारी थ्योरी जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ क्यों रहे हैं। अगर आपको उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ आएगी तो आपको थ्योरी भी समझ आ जाएगी। तो जितना पार्ट आपको समझ आ सकता था इजीली वो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब हम एक बार एग्जांपल 1 पे चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, फिर चाहे हम वापस थ्योरी पे चलेंगे। सो रिड्यूस द इक्वेशन। अब पेपर में आपको क्वेश्चन कैसा आता है, रिड्यूस द इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड शो दैट इट रिप्रेजेंट्स एन इलिप्सॉइड। अब देखो इसमें ये जो इक्वेशन है दिस इज़ अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन XYZ। तो इसमें मिक्स्ड टर्म्स भी हैं और इसमें लीनियर टर्म्स भी हैं। अब क्योंकि इसमें मिक्स्ड टर्म प्रेजेंट्स हैं तो अगर तो इससे पहले जैसे कि आपने 5th चैप्टर में भी किया है आइडेंटिफाई द गिवन कर्व, तो उसमें मिक्स्ड टर्म नहीं होती थी, जिसकी वजह से हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके इजीली लीनियर टर्म्स को एलिमिनेट कर देते थे। बट यहाँ पे ये मिक्स्ड टर्म्स होने की वजह से आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन इज़ नॉट ईजी। एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस में क्या करते थे आप 3D में, x इज इक्वल टू L1x डैश प्लस M1y डैश प्लस N1z डैश। सो वो भी अगर आप इसमें करोगे तो बहुत लेंथी कैलकुलेशंस बन जाएंगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व। और आपको डायरेक्शन रेशियोज़ पता भी नहीं है कि L1 M1 N1 आप क्या लो, किस एंगल से आप रोटेट करो। सो दैट इज़ वाई वट दे विल बी डूइंग, द गिवन इक्वेशन इज़ दिस इज़ द गिवन इक्वेशन। इसको आपने कंपेयर करना है विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो जब आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आपको ABC, FGH और UVWD सारी वैल्यूज़ मिल गई। नाउ रिमेंबर ये जो स्टेप है ये इन्होंने सिर्फ फर्स्ट एग्जांपल में लिखा है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ आगे किसी भी एग्जांपल में ये दोबारा नहीं लिखेंगे, बट आपको पेपर में ये हमेशा लिख के दिखाना है।
comparing the given equation with the standard equation and hence finding the values of a b c f g h u v w and d. उससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी. अब फर्स्ट स्टेप क्या है, डी फाइंड करना है. ये डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, और ये हमने याद किया हुआ है बहुत बार, ए बी सी एफ जी एच. सो ए बी सी एफ जी एच की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे हैं, ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की. डिस्क्रिमिनेंट हमें सॉल्व करना आता है. डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व किया, 11 इंटू इट्स कोफैक्टर माइनस ऑफ -6 इंटू इट्स कोफैक्टर प्लस 2 इंटू इट्स कोफैक्टर. तो ये जब इन्होंने डी की वैल्यू फाइंड कर ली तो डी आ रहा है इनका 324. सो डी इज इक्वल टू 324 विच इज़ नॉन ज़ीरो नंबर. ठीक है. सो ये देखो आर्टिकल 15 में आपको वर्किंग मेथड दिया हुआ है. रिडक्शन कैसे करनी है आपने जनरल इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें से फर्स्ट केस हमने लिया है व्हेन डी इज़ नॉन ज़ीरो. तो फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले मैं जितने भी एग्जांपल्स करूँगी उसमें सब में डी इज़ नॉन ज़ीरो. अगर डी हमारा ज़ीरो होगा तो हम कुछ और करेंगे, बट केस 1 क्या है, व्हेन डी इज़ नॉन ज़ीरो. अब जब आपका डी नॉन ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपको जो भी एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू ज़ीरो इक्वेशन दी हुई है वो या तो इलिप्सॉइड रिप्रेजेंट करती है या हाइपरबोलाइड ऑफ 1 शीट, 2 शीट या फिर कोन. तो आपके पास इन चारों में से कोई एक कॉनिक ही मिलेगा आपको डेफिनेटली. याद है, इलिप्सॉइड, हाइपरबोलाइड ऑफ 1 शीट एंड हाइपरबोलाइड ऑफ 2 शीट्स को हम सेंट्रल कॉनिकॉइड्स भी बोलते हैं. एंड फोर्थ क्या है, कोन. कोन इज़ नॉट अ सेंट्रल कॉनिकॉइड बट इट कैन रिप्रेजेंट अ कोन ऑल्सो. अब अगर डी नॉन ज़ीरो था तो स्टेप 1, फाइंड रूट्स λ1, λ2, λ3 ऑफ द डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब. सो ये डी नॉन ज़ीरो आ गया. नाउ डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब इज़ क्या होता है, जो आपने डी फाइंड किया था उसमें ए की जगह a माइनस लैम्डा, बी की जगह b माइनस लैम्डा और c की जगह c माइनस लैम्डा, बाकी सारा कुछ सेम. सो द डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब इज़ गिवन बाय दिस डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी लैम्डा में. आप क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये आप अपने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में भी पढ़ के आए हो, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना. अदरवाइज़ आपको पता ही है, हिट एंड ट्रायल मेथड तो आपके पास होता ही है. फर्स्ट रूट यू कैन फाइंड बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें आप लैम्डा को 1, -1, 2, -2, 3, -3 ऐसे पुट सब्सटीट्यूट कर करके देखोगे रफ में, तो जो इसको सेटिस्फाई कर देगा वो रूट होगा. तो अगर आप इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड करते तो लैम्डा इज़ इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई कर जाता. फिर आप हॉर्नर्स मेथड यूज़ कर सकते हो या लैम्डा -3 से डिवाइड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी आपको, एंड हेंस यू विल गेट द अदर 2 रूट्स. सो लैम्डा की वैल्यू आपको मिल गई 3, 6 एंड 18. अब इसके बाद आपने क्या करना है, आर्टिकल 15 पे आ गई हूँ मैं वापस. केस 1 डी वॉज नॉन ज़ीरो. सो वर्किंग मेथड में फर्स्ट स्टेप हमने λ1, λ2, λ3 फाइंड कर लिया. अब स्टेप 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा गामा ऑफ द सेंटर ऑफ द गिवन सरफेस बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशंस. तो अब सेंटर फाइंड करने के लिए हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं. सो क्यों कर रहे हैं, अब ये देखो आर्टिकल 10 में दे आर सेइंग डिटर्मिन द सेंटर ऑफ द कॉनिकॉइड. तो यहाँ पे हमने ये डिराइव किया दैट सेंटर ऑफ द इक्वेशंस गिविंग द सेंटर, कि अगर हम करली एफ बाई करली एक्स इक्वल टू 0, करली एफ बाई करली वाई इक्वल टू 0 एंड करली एफ बाई करली जेड इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सेंटर ऑफ द कॉनिकॉइड आ जाता है. ठीक है, देखो लेट अल्फा बीटा गामा बी द सेंटर ऑफ द कॉनिकॉइड. If the center be taken as origin, then the coefficients of x, y, z in the transformed equation will be 0. That means linear terms will be 0 in the transformed equation. So transferring the origin to alpha, beta, gamma,
ट्रांसफ़र करते हैं तो x की जगह x प्लस अल्फ़ा, y की जगह y प्लस बीटा, z प्लस गामा इक्वल टू 0 आ गया। सो देयरफॉर जो इक्वेशन है वो ये बन जाती है। द इक्वेशंस गिविंग द सेंटर आर दिस। सो यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 0, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें स्टेप 2 पता लगा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर कैसे आएंगे, बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशंस। So the central planes are given by partial derivative of f with respect to x is equal to 0। तो जो आपको कॉनिकॉइड की इक्वेशन जो भी गिवन थी उसका जब आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0, y 0 और z 0 करोगे तो आपको ये 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी। अब आपको इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x y z की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करो, पहले इन दोनों इक्वेशंस में से z एलिमिनेट कर दो तो x y में एक इक्वेशन मिल गई, फिर इन दोनों में से z एलिमिनेट कर दो तो x y में दूसरी इक्वेशन मिल गई। इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू आ गई। ये x और y की वैल्यू आप तीनों में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देख रहे हो, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर आ गया -2 2 1। तो सेंटर आपको क्या मिल गए, -2 2 1। सो अल्फ़ा इज़ -2, बीटा इज़ 2 एंड गामा इज़ 1। सो स्टेप 2 हो गया हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स अल्फ़ा बीटा गामा। सो अल्फ़ा बीटा गामा आ गए -2, 2, 1। अब आते हैं हम स्टेप 3 पे। सो जब हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कर देते हैं टू द सेंटर अल्फ़ा बीटा गामा, तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन अब हमारी क्या बन जाएगी, f ऑफ x स्मॉल f ऑफ x y z प्लस d डैश इज इक्वल टू 0, वेयर d डैश इज इक्वल टू u अल्फ़ा प्लस v बीटा प्लस w गामा प्लस d इक्वल d। सो स्मॉल f ऑफ x y z क्या था, जो भी हमारी गिवन कॉनिकॉइड में सेकेंड डिग्री टर्म्स थी दे विल रिमेन सेम अनऑल्टर्ड, एंड जो कांस्टेंट टर्म है लीनियर टर्म सारी एलिमिनेट हो गई शिफ्टिंग करने से, और जो नई कांस्टेंट टर्म है वो आ जाएगी u अल्फ़ा प्लस v बीटा प्लस w गामा प्लस d। ठीक है, सो देखते हैं इन्होंने यही किया, ये अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आ गई थी। उसके बाद ये देखो सबसे ऊपर अल्फ़ा -2 बीटा 2 गामा -1। सो d डैश इज़ द न्यू कांस्टेंट, u अल्फ़ा प्लस v बीटा प्लस w गामा प्लस d में u v w d हमें गिवन कॉनिकॉइड की क्वेश्चन से मिलेगा, और अल्फ़ा बीटा गामा हमने फाइंड कर लिया, तो हमें d डैश की वैल्यू मिल गई है -12। इसके बाद द इक्वेशन ऑफ द कॉनिकॉइड रेफर्ड टू द सेंटर बिकम्स, सो आप देख लेना जो गिवन कॉनिकॉइड है उसमें जितनी भी सेकेंड डिग्री टर्म्स थी उसको इन्होंने एज इट इज़ लिख दिया। सो दिस इज़ द सेकेंड डिग्री टर्म, एंड ये आ गया d डैश -12 था तो प्लस d डैश इक्वल टू 0। नाउ ऑन सूटेबल रोटेशन ऑफ एक्सिस द इक्वेशन इज रिड्यूस्ड टू। अब ये हमें कैसे पता लगा, ये देखो आर्टिकल 8, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रिक स्मॉल f ऑफ x y z इज इक्वल टू 1 कैन बी रिड्यूस्ड टू द फॉर्म λ1 x स्क्वायर प्लस λ2 y स्क्वायर प्लस λ3 z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर λ1 λ2 λ3 आर द रूट्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक। सो आर्टिकल 8 में इस चीज़ को प्रूव किया है उन्होंने, और अब उस एग्जाम्पल में हम इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई आई वॉज सेइंग कि इसमें जो भी थ्योरी दी हुई है उस थ्योरी का पूरा क्रक्स निकाल के जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स हम एग्जाम्पल्स में यूज़ कर रहे हैं। सो आपको सारी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल पढ़ सकते हो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। बट अगर आपको ये थ्योरी पढ़ के कन्फ्यूजन हो रही है, यू आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड, तो यू कैन जस्ट लीव दिस थ्योरेटिकल पार्ट। सो ये आर्टिकल 8 को यूज़ करने से यहाँ पे we are saying that on suitable rotation of axis the equation is reduced to λ1 x square plus λ2 y square plus λ3 z square plus d dash is equal to 0। सो अगेन यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में इन्होंने सारा कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो ये वाला जो पार्ट है ना पहले शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में नहीं लिखते हैं, बट आपने लिख के दिखाना है कि पहले जब हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करेंगे टू द न्यू सेंटर
तो सारी सेकेंड डिग्री टर्म एज इट इज़ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज हो गई. एंड देन ऑन सुटेबल रोटेशन ऑफ एक्सिस द इक्वेशन इज रिड्यूस टू दिस फॉर्म. नाउ ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 क्या हैं, जो अभी हमारे पास डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब के रूट्स आए थे 3, 6 और 18, और डी डैश हमने अभी -12 फाइंड किया. तो आप देख रहे हो आपके पास लीनियर टर्म्स भी एलिमिनेट हो गई और मिक्स्ड टर्म्स भी ख़त्म हो गई. सो 12 को उधर ले गए, 12 से डिवाइड किया. सो दिस इज़ द इक्वेशन एंड इट इज़ क्लियरली रिप्रेजेंटिंग एन एलिप्सॉइड. So we were discussing the first example, reduce the equation to the standard form. इसका जो second part है, show that it represents an ellipsoid, यहाँ ये मैंने कर लिया है, and show that it represents an ellipsoid. Find the equation of the axis मैंने अभी नहीं किया, तो इसको मैं अभी के लिए छोड़ रही हूँ. Instead I am coming to example number 2 now. So example number 2 देखो क्या है, prove that the equation to the standard form, प्रूव दैट नहीं आना था, रिड्यूस आना था. रिड्यूस द इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड स्टेट द नेचर ऑफ द सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय इट. सो आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू. इसमें भी आपने यही करना है सेम. सबसे पहले गिवन इक्वेशन को कंपेयर करोगे, डी की वैल्यू निकालोगे. सो डी नॉन ज़ीरो आ गया. उसके बाद डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब इज़ गिवन बाय, ये देखो 3, 7, 3 के साथ माइनस लैम्डा लगा के बाकी सब कुछ एज इट इज़. सो डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब इज़ गिवन बाय दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0. इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आपके पास लैम्डा में एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाती है. ये आ गई क्यूबिक इक्वेशन इन लैम्डा, जिसके रूट्स आप निकालोगे हिट एंड ट्रायल मेथड से, पहला रूट, और हॉर्नर्स मेथड लगा के बाकी दोनों रूट्स आ जाएंगी. सो उसके बाद हम करते हैं सेंट्रल प्लेन्स आर गिवन बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड इज इक्वल टू 0, जिससे हमें 3 इक्वेशंस मिलती हैं. उन तीनों इक्वेशंस को, 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स में एक्स वाई जेड में, तो उनको सॉल्व करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि यहाँ पे आ गई है 1/3, -1/3 एंड 4/3. सो दिस इज़ गिविंग यू द सेंटर. सो अल्फ़ा बीटा गामा मिल गया. यू वी डब्ल्यू डी हमारे पास गिवन कॉनिक्वाइड से होता है, तो डी डैश आ गया 1. सो आई वॉज सेइंग कि ये लिखते नहीं है. इसके बाद आपने लिखना है देयरफॉर बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन टू 1/3 -1/3 4/3 द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज़, जो भी आपकी सेकेंड डिग्री इक्वेशन है एग्जाम्पल नंबर 2 में, वो एज इट इज़ रहेगी, +1 आ जाएगा. एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पे, ये है ना. सो इन्होंने स्किप किया, इन्होंने नहीं लिखा है, आपने लिख देना है दैट ऑन शिफ्टिंग द ओरिजिन. तो ये यहाँ तक 10xy तक सेम आएगा, लीनियर टर्म्स ख़त्म हो जाएंगी और इसकी जगह नया कांस्टेंट आ गया +1 = 0. सो ये लिखने के बाद आपने लिखना है नाउ ऑन suitable rotation of axis the equation is reduced to λ1 x² plus λ2 y² plus λ3 z² plus d dash equal to 0. so λ1 λ2 λ3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, ये आपके पास इक्वेशन आ गई. नाउ क्लियरली इसमें 2 टर्म्स के कोफिशिएंट्स नेगेटिव हैं, सो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग हाइपरबोलाइड ऑफ 2 शीट्स. एग्जाम्पल नंबर 3 में फिर वही क्या करोगे, एक बार फटाफट से मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको. आपको गिवन इक्वेशन गिवन है जो, उसको आप कंपेयर करोगे जनरल इक्वेशन से. ए बी सी एफ जी एच यू वी डब्ल्यू डी की वैल्यूज़ आएंगी. सबसे पहले स्टेप 1 है डी फाइंड करना है, जो कि आपका नॉन ज़ीरो आएगा. स्टेप 2 में आपने डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब फाइंड करना है, जिससे आपको λ1 λ2 λ3 की वैल्यूज़ मिलेंगी. डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब के लिए जो आपने डी किया है उसी में a - λ, b - λ, c - λ लिख के इक्वल टू 0, देन क्यूबिक इन लैम्डा बन जाता है और ये रूट्स आती हैं, जिसकी पहली रूट आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड करनी पड़ेगी. सो स्टेप 1 हो गया. स्टेप 2 में आप ये जो हमें f गिवन है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z करके इक्वल टू 0, जिससे हमें 3 इक्वेशंस मिलती हैं x y z में. उन तीनों को सॉल्व करके हम x y z की वैल्यूज़ निकालते हैं, विच गिव्स अस द सेंटर ऑफ द कॉनिक्वाइड. उसके बाद हम लिखते हैं शिफ्टिंग सेंटर मिल जाता है, फिर डी डैश की वैल्यू निकालनी है. देन ऑन शिफ्टिंग द ओरिजिन टू द जो भी आपके पास सेंटर आ रहा है, यहाँ से लेके आपकी 10xy तक टर्म सेम रहेगी और इसकी जगह जो भी आपका नया डी डैश आएगा वो लिख दोगे आप. देन ऑन सूटेबल रोटेशन ऑफ एक्सिस द इक्वेशन ट्रांसफॉर्म्स टू λ1 x² plus λ2 y² plus λ3 z² plus d डैश इक्वल टू 0. सो ये देखो यही किया इन्होंने,
डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब से रूट्स आ गई 3 6 -12, फिर सेंटर फाइंड किए, सेंटर आ गए हैं इनके 1/3 -1/3 और 4/3, फिर इन्होंने डी डैश फाइंड किया तो वो 0 है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस के बाद जो इक्वेशन आ रही है वो ये नहीं लिख रहे हैं, आप लिख देना। देन ऑन सुटेबल रोटेशन ऑफ एक्सिस, अब इसमें क्योंकि आपका डी डैश 0 आ गया था तो इसमें देख रहे हो आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है, एंड इट इज़ क्लियरली रिप्रेजेंटिंग अ कोन। तो अगर ये कोन है तो जो हमारा ये सेंटर आता है इट बिकम्स द वर्टेक्स। सो द गिवन कॉनिक्वाड इज रिप्रेजेंटिंग द गिवन इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ कोन विद वर्टेक्स एट दिस। सो एग्जाम्पल 6 के सारे पार्ट्स, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपने। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसका, इसमें फाइंड द नेचर ऑफ द कॉनिक्वाड तो आपको पता लग जाएगा, सेंटर भी पता लग जाएगा, इक्वेशन ऑफ इट्स एक्सिस अभी नहीं पता लगेगा क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आधा पार्ट अभी छोड़ा है। सो आई वांट कि आप 6 से एक्सरसाइज के पहले ये 5 क्वेश्चंस जितने स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उनके साथ एक बार ट्राई कर लो। जब आप अपने हाथ से कर लोगे, क्वेश्चंस हो जाएंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कर क्या रहे हो। उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो देखना तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इससे पहले आपकी बुक में ये पेज नंबर 217 पे आर्टिकल 14 में वेरियस फॉर्म्स ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, सो ये हम चैप्टर 5 में भी पढ़ के आए हैं और यहाँ पे ये इन्होंने रिपीट किया है। वहाँ पे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म्स लिखी थी, यहाँ पे इन्होंने जनरल फॉर्म्स लिखी हैं। तो ये आपको पता है अगर ABC सारे पॉजिटिव होते हैं तो एलिप्सॉइड होता है, अगर C सिर्फ नेगेटिव है तो 1 शीट, BC दोनों नेगेटिव हैं तो 2 शीट्स, हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट्स। देन अगर राइट हैंड साइड पे 0 है तो कोन होता है, अगर 2 क्वाड्रेटिक और एक लीनियर टर्म है तो पैराबोलाइड होता है। अब क्वाड्रेटिक टर्म्स पे डिपेंड करता है, वो एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है तो एलिप्टिक पैराबोलाइड, नहीं तो हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। देन अगर आपके पास बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स तो वो सिलेंडर हो जाती है। अब जो 2 वेरिएबल्स हैं अगर वो एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एलिप्टिक सिलेंडर, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हाइपरबोलिक सिलेंडर। देन 9th सीरियल नंबर 9 में जो इक्वेशन दी है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ प्लेन्स, क्योंकि प्लेन आपका देखो यहाँ ax माइनस by इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by इक्वल टू 0, सो दे आर 2 प्लेन्स। देन इफ सेकेंड डिग्री टर्म्स फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर तो पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स आते हैं। अगर y स्क्वायर इक्वल टू ax टाइप की इक्वेशन है तो पैराबोलिक सिलेंडर, क्योंकि पैराबोला बन रहा है वो बट 3D है तो सिलेंडर बन रहा है साथ में। Then 12, 13, 14 are giving you paraboloid of revolution, ellipsoid of revolution, hyperboloid of revolution. So ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस आपने पढ़ लेनी है। सो आर्टिकल 15 में वर्किंग मेथड दिया हुआ था तो ये भी हमारा हो गया। सो रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज़ प्रैक्टिस एग्जाम्पल 1, 2, 3 with your own hand and do all the questions of exercise 6A.